महविश ने पैडल ब्रेक पर पैर का दबाव डालकर अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि उसकी स्कूटी आगे जाती कार से ना टकराए, लेकिन उसकी ये कोशिश कामयाब ना हुई। नतीजतन वो अपनी स्कूटी समेत सड़क बोस हो गई। कार पर भी डेंट पड़ गया था। शूमई किस्मत के गलती उस औरत की थी। एक तो वो तेज रफ्तारी से कार चला रही थी, दूसरा उसने मोड़ काटते हुए स्कूटी सवार लड़की को नहीं देखा था, लेकिन बैक मिरर में स्कूटी को कार से टकराते हुए देख लिया था। बस फिर उसने कार एक साइड पर रोकी और भन्नाती हुई कार से उतरी। इस जाहिल लड़की ने मेरी कार का सत्यानाश कर दिया। अभी इसे बताती हूँ और अपना नुकसान पूरा करवाती हूँ, वो सीख पा होके बोली। उसके साथ उसकी 22 साला बेटी भी थी। वो भी कार से नीचे उतर आई। उसके माथे पर भी तेवरियां थीं। औरत खासी बारब और वज़ाकता से अमीर दिखाई दे रही थी। उसने कीमती लिबास पहना हुआ था, ताहम दुपट्टे से बेनियाज थी। उसने पहले अपनी कार का जायजा लिया। डेंट वाजिर दिखाई दे रहा था। फिर तो उसका पारा हाई हो गया और वो महविश की तरफ यूं बढ़ने लगी जैसे उसे कच्चा चबा जाएगी। महविश अबाये में मलबूस थी, जो सड़क पर गिरने के बायस मट्टी से अट गया था। वो उठकर अपना अबाया झाड़ रही थी। उसकी स्कूटी बदस्तूर सड़क पर गिरी हुई थी। आसपास के लोग भी दौड़कर वहां आ गए थे। इसी असना में वो औरत महविश के सर पर पहुंच गई और चीख कर बोली, क्या अंधी हो? नजर नहीं आ रहा था तुम्हें? मेरी नई कार का सत्यानाश कर दिया तुमने। महविश ने बेखौफी से उसकी तरफ देखा और बोली, मैडम, गलती आपकी थी। मैं तो आराम से स्कूटी चला रही थी, आप ही उजलत में थी। आपने मेरी स्कूटी को साइड मारी थी। एक तो तुमने मेरा नुकसान कर दिया, ऊपर से बकवास करती हो। औरत का गुस्सा आसमान से बातें करने लगा। दूसरे ही लम्हे उसने महविश के चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। वो लड़खड़ाई। शायद उसे तवक्को नहीं थी कि औरत उसे थप्पड़ भी मार सकती है। आसपास खड़े लोग भी दम बखुद रह गए थे। आहिस्ता आहिस्ता मजमा बढ़ता जा रहा था। उस औरत की बेटी भी कीनातोज नज़रों से अपने से कम उम्र महविश को देख रही थी। आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? महविश ने गुस्से से कहा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। थप्पड़ लगने की वजह से उसका रुखसार भी सुर्ख हो गया था। एक तो तुमने मेरी गाड़ी का नुकसान कर दिया और आगे से मुझसे पूछती हो। वो अब मुगल्लिज़ात बकने लगी थी। साथ ही उसने महविश के मुंह पर एक और थप्पड़ रसीद कर दिया। आसपास खड़े लोगों में किसी में भी इतनी जुर्रत नहीं थी कि उस औरत को तशद्दुद से रोकते। सब तमाशाई बने खड़े थे और कुछ तो अपने अपने मोबाइलों से इस तमाशे की वीडियोस भी बना रहे थे। अब आपने मुझे मारा तो अच्छा नहीं होगा, महविश यकदम गुस्से से चिल्लाई। एक तो गलती भी आपकी और ऊपर से मुझे मार रही हैं। ये सुनना था कि औरत आपे से बाहर हो गई और उसने महविश को बेदर्दी से मारना शुरू कर दिया। उसने अपना बचाव करने की पूरी कोशिश की और औरत का हाथ पकड़ लिया। इसी लम्हे उसकी बेटी आगे बढ़ी और दोनों माँ बेटी ने मिलकर उसका भरकस निकाल दिया। उन्होंने न सिर्फ उसका अबाया खींचकर उतार फेंका था, बल्कि उसे बालों से पकड़कर घसीटा भी था। उसकी हालत इंतहाई खस्ता हो गई थी। वो इल्तिजाएं कर रही थी, माफ़ी मांग रही थी कि मुझे छोड़ दो, मैं बेपर्दा हो चुकी हूँ। उन्हें ज़रा भी उस पर रहम नहीं आ रहा था। उसका लिबास खाकालूद और बाल बिखर गए थे। दोनों माँ बेटी ने उसकी खूब दुर्गत बना डाली थी। उसे इतनी मोहलत ही न मिल रही थी कि वो किसी को फ़ोन करके बुलाती। तभी वहाँ मौजूद किसी शख्स की गैरत जागी और उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया। 10 मिनट के अंदर अंदर पुलिस वहाँ पहुँच गई। क्या हो रहा है यहाँ? एक अहलकार ने पूछा। इस लड़की ने मेरी कार को नुकसान पहुँचाया है, औरत ने पुलिस वाले से कहा। और जब मैंने उससे बारपर्स की तो उसने आगे से बदतमीज़ी शुरू कर दी। आप छोड़ें इसे, पुलिस वाले ने कहा। अगर इस बच्ची ने बदतमीज़ी की है तो इसे मारने की तुक तो नहीं बनती। तुम बीच में मत पड़ो, औरत चिल्लाई। शायद तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। कौन है आप? मैं तुम्हारे असिस्टेंट कमिश्नर फ़हीन हसन की फुप्फू हूँ। औरत पुलिस वाले के दोबदू खड़ी होकर रौनक से बोली। अभी खड़े खड़े तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगी, जाओ यहाँ से। ये सुनकर वहाँ मौजूद लोग चहमेगोइयाँ करने लगे। पुलिस वाले के चेहरे की रंगत भी बदल गई। ताहम उसने हिम्मत का मुजाहिरा करते हुए कहा, ठीक है मैडम, आप बेशक असिस्टेंट कमिश्नर की फुप्फू होंगी, लेकिन आप जो कर रही हैं ये गैर कानूनी है। आप लड़की को छोड़ें, हम सीसीटीवी कैमरे में चेक कर लेंगे कि गलती किसकी है। उसने लेडी पुलिस को इशारा किया तो 2 लेडी अहलकार आगे बढ़ीं और बेहाल लड़की को उस औरत की बेटी के चंगुल से छुड़वाया और ज़मीन पर पड़ा अबाया उठाकर उसे पहनाया। फिर एक लेडी पुलिस अहलकार महविश को उसकी स्कूटी पर बिठाकर उसके घर छोड़ने चली गई। फ़ोन की घंटी बजी तो वासिफ नियाजी, जो एक फ़ाइल का मुताला करने में मसरूफ़ थे, चौंक कर मोबाइल फ़ोन की तरफ देखा। स्क्रीन पर उनके दोस्त राशिद मलिक का नाम जगमगा रहा था। उन्होंने एक गहरी सांस लेकर कॉल रिसीव कर ली। हेलो राशिद। राशिद मलिक की आवाज़ में न जाने क्या बात थी कि वासिफ नियाजी बेख्तियार चौंक पड़े। क्या बात है राशिद, क्या तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ गई है? वासिफ नियाजी ने पूछा। क्या तुमने भाभी की वीडियो देखी? भाभी की वीडियो? क्या मतलब, कैसी वीडियो? वासिफ नियाजी की समझ में कुछ ना आया।
पूरे सोशल मीडिया पर भाभी की वीडियो वायरल हो चुकी है। राशिद बताने लगे, भाभी ने एक लड़की पर तशद्दुद किया है, किसी ने उनकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी है। ओह, वासिफ नियाजी के मुंह से बेख्तियार निकला। तो मुझे लिंक भेजो, मैं देखता हूँ। ठीक है, मैं लिंक भेजता हूँ। चंद लम्हों के बाद राशिद मलिक ने लिंक उनको भेज दिया। वासिफ नियाजी ने फौरन ही लिंक ओपन कर लिया। वीडियो में उनकी बीवी आफिया और बेटी फरवा सरेआम एक लड़की को ज़दोकोब करती हुई दिखाई दे रही थी। उनकी कार के पास ही एक स्कूटी भी ज़मीन बोझ थी। आफिया ने लड़की का अबाया भी ज़मीन पर फेंक दिया था। लड़की की हालत बेहद मखदूश थी। फिर पुलिस भी दिखाई दी। उन्होंने देखा कि आफिया पुलिस वालों से बहस कर रही थी। वासिफ नियाजी ने वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट्स पढ़े तो अपना सिर पकड़ कर रह गए। लोगों ने कमेंट्स करके उन माँ बेटी को खूब लताड़ा था और मुख्तलिफ गैर इखलाकी अलकाब से भी नवाजा था। कोई एक कमेंट भी उनके हक में न था, बल्कि कई लोगों ने तो ये मुतालबा भी किया था कि इस लड़की को न सिर्फ इंसाफ दिया जाए बल्कि इन माँ बेटी को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा कोई भी अमीर औरत अपने जहम में किसी गरीब पर जुल्म न कर सके। आफिया, ये तुमने क्या बेवकूफ़ाना हरकत की है, वासिफ नियाजी तास्सुफ से बड़बड़ाए। फिर उन्होंने उसको फ़ोन कर दिया। तीसरी घंटी पर आफिया ने फ़ोन उठा लिया। ये तुमने क्या बेवकूफ़ाना हरकत की है, जानती हो तुम्हारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। होती है तो होती रहे, आफिया सीख पाहो के बोली। इस लड़की ने जानबूझकर अपनी स्कूटी मेरी कार से टकराई थी, आखिर इसे सबक तो सिखाना था ना। बेगम, वासिफ नियाजी बमुश्किल जब्त से बोले, अगर गलती से इस बच्ची की स्कूटी तुम्हारी कार से टकरा गई थी तो क्या उसे सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाना ज़रूरी था। कम से कम मुझे तुमसे ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। जानती हो इस वीडियो से सोसाइटी में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, मैं लोगों को क्या वजाहतें देता फिरूंगा। आपको वजाहतें देने की ज़रूरत नहीं है, आफिया ढिठाई से बोली। इस लड़की ने गलती की थी तो मैंने इसे सज़ा दी है। उफ़, वासिफ नियाजी जच हो गए। तुम कभी नहीं सुधरोगी। अगर उस बच्ची के घर वालों ने तुम पर FIR दर्ज करा दी तो फिर पेशियां भुगतती रहना। उन्होंने राब्ता मुनक़ता करके सेलफोन मेज़ पर रखा और सर पकड़कर बैठ गए। वासिफ नियाजी मशहूर व मारूफ बिजनेसमैन थे। वो सेलफोन बनाने वाली एक कंपनी के एरिया मैनेजर थे। उनका हल्का अहबाब भी खासा वसी था। यही वजह थी कि उन्हें अपने दोस्तों और जानने वालों का ख्याल आ रहा था कि वो उनके सवालों का क्या जवाब देंगे। यही सोच उन्हें परेशान कर रही थी। महविश लेडी पुलिस एहलकार के साथ घर में दाखिल हुई तो उसके नाना नानी, मामू और ममानी उसकी हालत देखकर परेशान हो गए। लेडी पुलिस एहलकार ने स्कूटी एक साइड पर खड़ी की। इस दौरान उसकी नानी और ममानी दौड़कर उसके पास पहुंची और तशवीश भरी नज़रों से उसे देखने लगी। क्या हो गया मेरी बच्ची को, नानी के मुंह से निकला। जवाब में महविश उनसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। वो कुछ भी बताने के बजाय मुसलसल रो रही थी। उसकी नानी उसके सर पर फेरते हुए मुसलसल पूछ रही थी कि क्या हुआ है, लेकिन महविश कोई जवाब न दे रही। बिलाखिर महविश के नाना ने पुलिस वाली से पूछा, बीबी आप बताएंगी कि क्या हुआ है। एक छोटा सा हादसा हो गया है, पुलिस वाली ने लब खोले। आपकी बच्ची की स्कूटी एक कार से टकरा गई थी। कार वाली औरत ने इसे तशद्दुद का निशाना बनाया है। क्या? वो सभी धक से रह गए। कौन थी वो बदबख्त फिरौन औरत, नानी ने गुस्से से कहा। छोड़ें जी, वो औरत बहुत अमीर और असर और रसूख वाली है, पुलिस वाली ने मशवरा देते हुए कहा। अगर आप उसके खिलाफ गईं तो वो आप लोगों का जीना हराम कर देगी, बल्कि उल्टा आप लोगों पर मुकदमा करा देगी। अच्छा मैं अब चलती हूँ, ये बताकर वो वहाँ से चली गई। महविश बेटा मुझे बताओ क्या हुआ था, नानी ने प्यार से कहा। तो वो उनसे अलग हुई। उसका चेहरा अश्कबार होकर मुतवर्रम हो गया था। आंखों से बदस्तूर आंसू बह रहे थे। फिर उसने खुद पर बीती सारी कहानी सुना डाली। नानी, मैं उस औरत से माफ़ी मांगती रही, उसकी मिन्नतें की, लेकिन उसको मुझ पर ज़रा भी रहम नहीं आया। उफ़ अल्लाह, उस जालिम को यतीम बच्ची पर ज़रा भी तरस नहीं आया, नानी ने कफ़े अफसोस मलते हुए कहा। अम्मी, ये दौलतमंद होते ही ऐसे हैं, बेरहम, मुतकब्बिर, घमंडी, ममानी बोली। इनको गरीबों का ज़रा भी एहसास नहीं होता, ये गरीबों को कीड़े मकोड़े ही समझते हैं। नानी, उसने मेरी तजलील की है, मुझे लोगों के सामने बेपर्दा किया है। मैं इन माँ बेटी पर मुकदमा करूंगी, महविश ने संभलते हुए कहा। उसका लहजा बता रहा था कि वो अपने किए पर अमल ज़रूर करेगी। महविश के वालिदैन इस दुनिया में नहीं थे। उसका बाप मजदूर था और दौरान मजदूरी एक हादसे में जाँ बहक हो गया था, जबकि माँ उसकी पैदाइश के वक्त ही इस जहाने फ़ानी से कूच कर गई थी। तभी ददियाल वालों ने उसे उसकी नानी के हवाले कर दिया था। उसके मामू हमजा बशीर की कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए मामू ममानी ने उसे गोद ले लिया। अब वो 2nd ईयर की तालिबा थी। पहले वो बस से कॉलेज जाती थी। उसकी मुश्किलात के पेश नज़र हमजा
बशीर ने उसे स्कूटी ले दी थी। उसी दिन शाम में महविश के मामू हमजा बशीर ने नेट पर वायरल होने वाली इस वाक़े की वीडियो देखी तो सब घर वालों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। हमजा बशीर का बस नहीं चल रहा था, वरना वो उस औरत को जिंदा न छोड़ता जिसने उसकी लाडली भांजी की तजलील की थी, उसे सरेआम बेपर्दा किया था। महविश के घरवाले उसके साथ थे, चुनाचे वो सब उसी वक्त पुलिस स्टेशन रवाना हो गए। थाने का इंचार्ज एक नौजवान पुलिस अफसर शिराज सिद्दीकी था। उसने उनको इज्जत और एहतराम से बिठाया और गौर से महविश की बात सुनी। उसे वो वीडियो भी दिखाई गई जो वायरल हो चुकी थी। आप इस खातून और उसकी बेटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना चाहती हैं? इंस्पेक्टर शिराज ने महविश से दरियाफ्त किया। जी सर, महविश पुरज़्म लहजे में बोली, ताकि इन दोनों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और लोग दूसरों की माँ बेटियों के साथ ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। जानती हैं ये खातून कौन है? ये असिस्टेंट कमिश्नर फ़हीम हसन की फूफी हैं। महविश बोली, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एफआईआर दर्ज करें। इंस्पेक्टर शिराज ने इस बात में सर हिलाया। वो खुद भी एक ईमानदार और फ़र्ज शनास अफसर था। चुनाचे उसने एक कागज़ और कलम महविश को देते हुए कहा, आपके साथ जो हुआ है उसमें दर्ज कर दें। महविश ने दरख्वास्त लिख दी और यूं मिसेस वासिफ और उनकी बेटी के खिलाफ एफआईआर कट गई। इंस्पेक्टर शिराज ने महविश को तसल्ली दी और कहा कि आप अपने घर जाएं और बेफिक्र हो जाएं। कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। महविश और उसके घरवाले थाने से अपने घर की तरफ रवाना हो गए, जबकि इंस्पेक्टर शिराज ने वक़ूए की जगह की सीसीटीवी फुटेज भी तलब कर ली थी, जो 1 घंटे के बाद उसे मिल गई थी। फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता था कि गलती मिसेस वासिफ की थी। उसकी कार मोड़ काटते हुए स्कूटी से टकराई थी और लड़की स्कूटी समेत ज़मीन पर गिर गई थी। इंस्पेक्टर शिराज ने इन माँ बेटी की गिरफ्तारी के लिए एक टीम रवाना कर दी। आफिया अपने कमरे में सिंघार मेज़ के सामने बैठी अपने बाल संवार रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, उसने कहा तो दरवाज़ा खुला और नौजवान मुलाजिमा अंदर आई। आफिया ने आईने में से ही उसे देखा। बाजी, वो पुलिस आई है। पुलिस? वो इख्तियार चौंकी। मगर क्यों? पता नहीं बाजी, मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। अच्छा, तुम जाओ, मैं आती हूँ। आफिया ने ब्रश मेज़ पर रखा और बड़े तमतमाक से चलती हुई ड्राइंग में आई। वहाँ 5 पुलिस एहलकार मौजूद थे, जिनमें 3 लेडी पुलिस एहलकार भी थीं। हाँ भाई, क्या मसला हो गया है? आफिया एएसआई से मुखातिब हुई। मैडम, आप और आपकी बेटी को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, उसने जवाब में कहा। आप दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। वो चौंकी, उसकी पेशानी पर शिकने नमूदार हो गई थीं। फिर वो पुलिस अफसर की आंखों में झांकती हुई बोली, समझ गई, इस बेशरम लड़की ने हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। लेकिन क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं असिस्टेंट कमिश्नर फ़हीम हसन की फूफी हूँ। मैडम, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं कि आप कौन हैं। हमें तो जो ऑर्डर मिला है हमने उसकी तामील करनी है। आप खुद ही हमारे साथ चलें, वरना हमें ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। एएसआई उसकी शख्सियत से मरूब बगैर स्पार्ट लहजे में बोला। उसकी बात सुनकर आफिया के चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए और वो गुस्सीली नज़रों से उसे देखते हुए बोली, ठहरो, मैं पहले फ़हीम से बात कर लूँ। आखिर ये क्या तमाशा लगा हुआ है? एक तो गलती इस लड़की की, ऊपर से मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। आपने जो कहना है थाने जाकर कहिएगा। फिर उसने लेडी कांस्टेबल से कहा, जाओ इनकी बेटी को भी ले आओ। मेरी बेटी घर पर नहीं है। लेडी कांस्टेबल अंदर की तरफ जाने लगी तो आफिया ने कहा, वो कॉलेज गई हुई है। कब तक आ जाएगी वो? मालूम नहीं। किस कॉलेज में पढ़ती है वो? इससे पहले कि वो जवाब देती, फरवा भी आ गई। पुलिस को अपने घर में देखकर उसकी आंखें हैरत की शिद्दत से फटी की फटी रह गई थीं। मम्मा, पुलिस क्यों आई है? उस कमीनी लड़की ने हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है, आफिया नखुवत से बोली। फिर उसने मुलाजमा से अपना सेलफोन मंगवाया और अपने भतीजे फ़हीम हसन को कॉल मिलाई। शुमई किस्मत, घंटी बजती रही लेकिन फ़हीम ने फ़ोन न उठाया। आफिया झुंझला गई। उसने कई बार फ़ोन किया, जो रिसीव नहीं किया गया तो वो सीखपा हो गई। ये फ़हीम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? वो झुंझलाहट से बोली। चले मैडम, हमारे पास वक्त नहीं है, एएसआई ने कहा तो उसने गुस्सीली नज़रों से उसे देखा। तुम देख नहीं रहे? मैं अपने भतीजे को फ़ोन करने की कोशिश कर रही हूँ। एएसआई ने उसकी बात नज़रअंदाज कर दी और लेडी कांस्टेबलों से बोला, दोनों माँ बेटी को ले चलो। उसकी हिदायत सुनकर लेडीज़ एहलकार उनकी तरफ बढ़ी और उन्हें बाहर ले जाने लगी। दोनों माँ बेटी सख्त मुजाहिमत कर रही थीं, लेकिन किसी ने भी उनकी न सुनी। ऐन उसी लम्हे वासिफ न्याजी वहाँ पहुँच गए। घर की मुलाजमा ने उनको फ़ोन करके सूरत हाल से आगाह कर दिया था। ये क्या हो रहा है? वासिफ, इन्हें रोकें, ये हमें थाने ले जा रहे हैं। एएसआई साहब, आप मेरी बात सुने, हम बैठकर बात कर लेते हैं। ये असिस्टेंट कमिश्नर फ़हीम हसन की फुफ्फू है। कानून की नज़र में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती, उसने बावकार अंदाज में कहा। आप हमारे रास्ते से हट जाइए और हमें अपना काम करने दें। फिर उसकी हिदायत पर लेडी कांस्टेबल आफिया और फरवा को घसीटते हुए घर से बाहर ले गई। आसपास घरों के लोग भी बाहर निकल आए थे, लेकिन किसी ने भी कोई मुदाखलत न की। इन माँ बेटी को जीप में बिठा दिया गया। उनके रवाना होते ही वासिफ न्याजी भी अपनी कार में बैठकर थाने चल दिए। उनके चेहरे पर झुंझलाहट और शर्मिंदगी के तासुरात थे और वो ज़ेरे लब बड़बड़ा रहे थे। आफिया, कब सुधरोगी तुम? कब अपने गुस्से पर कंट्रोल करोगी?
तुम्हारा गुस्सा हमें किसी बहुत बड़ी मुसीबत से दो चार कर देगा। फिर उन्होंने अपने वकील का नंबर मिलाया। वकील ने उन्हें तसल्ली दी कि वो दोनों की जमानत का बंदोबस्त करता है। वो जब थाने पहुंचे तो आफिया और फरवा को हवालात में बंद कर दिया गया था। आफिया मुसलसल चिल्ला रही थी। वासिफ नियाजी ने उन्हें तसल्ली दी और बताया, मैंने वकील से बात कर ली है, वो थोड़ी देर में तुम दोनों की जमानत के कागजात लेकर पहुंच रहा है। उसे कहें जल्दी आए, मैं 1 मिनट यहाँ नहीं रह सकती। आफिया नागवारी से बोली, ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। वासिफ नियाजी ने गुस्से से कहा और इंस्पेक्टर शिराज के कमरे में चले गए और अपना तारुफ कराने के बाद बोले, इंस्पेक्टर साहब, मेरा वकील मेरी मिसेज और बेटी की जमानत के कागजात लेकर आने ही वाला है। अगर आप उन दोनों को हवालात में रखने के बजाय यहाँ बिठा दें तो। देखें वासिफ साहब, आपकी मिसेज और बेटी ने जुर्म किया है और मुजरिमों की जगह हवालात ही होती है। रही जमानत के कागजात की बात तो वकील आ जाए, हम उनको छोड़ देंगे। इंस्पेक्टर शिराज ने जवाब में कहा तो वासिफ नियाजी ने होंठ भींच लिए। मेरी मिसेज ने बताया है कि गलती लड़की की ही थी। वो लम्हाती तवक्कुफ के बाद बोले और उसने उल्टा उस पर ही FIR दर्ज करवा दी। ये वीडियो देखे। इंस्पेक्टर शिराज ने अपना सेल फोन उनकी तरफ बढ़ाया। वासिफ नियाजी ने वीडियो देखी तो होंठ भींच कर रह गए। CCTV में साफ दिखाई दे रहा था कि उनकी मिसेज ने तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए उस स्कूटी वाली लड़की को साइड मारी थी। उनके पास मजीद कुछ बोलने का जवाब ही न रहा था। यही वजह थी कि उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली थी। आधे घंटे के बाद उनका वकील जमानत के कागजात लेकर पहुंच गया। इंस्पेक्टर शिराज ने कागजात चेक किए और एक कांस्टेबल को बुलाकर कहा, दोनों माँ बेटी को छोड़ दो, अब अदालत जो फैसला करेगी उसके मुताबिक ही अमल किया जाएगा। वासिफ नियाजी अपनी बेगम और बेटी को लेकर घर की तरफ रवाना हो गए। वो बहुत गुस्से में थे और मुसलसल अपनी बीवी और बेटी पर बरस रहे थे। मैं कह रही हूँ गलती उसी लड़की की थी, आप समझ क्यों नहीं रहे? आफिया भी चिल्लाई। खामोश बेगम खामोश। वासिफ नियाजी ने उंगली उठाकर गरजे। इंस्पेक्टर ने मुझे CCTV फुटेज दिखाई है, साफ दिखाई दे रहा है कि गलती तुम्हारी है और तुम दोनों ने उस बेचारी की पिटाई भी लगा दी। ये क्यों भूल गई कि ये इंटरनेट का, सोशल मीडिया का दौर है। हर शख्स के हाथ में मोबाइल है, लोग फौरन ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर चढ़ा देते हैं। इस बात पर आफिया चुप रह गई। इसी असना में फरवा ने पूछा, बाबा वकील क्या कहता है? वकील ने बताया है कि अगले हफ्ते अदालत में पेशी है। इस दौरान अगर हम लड़की वालों से सुलह सफाई कर ले तो केस खारिज हो जाएगा, वरने तुम दोनों को सजा भी हो सकती है। बाबा कुछ करे, मुझे जेल नहीं जाना, मेरा करियर तबाह हो जाएगा, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। फरवा रूहासी लहजे में बोल पड़ी, सब्र करो बेटा, मैं कुछ करता हूँ। इसी असना में फहीम हसन भी आ गया। वो लंबे कद का खूबसूरत नौजवान था। वो उस वक्त जदीद तराश खराश के सूट में मलबूस था। उसके एक हाथ में वायरलेस सेट था। सब उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। उसे देखकर आफिया तो फट ही पड़ी। कहाँ थे तुम? मैंने कितनी बार तुम्हें फोन किया लेकिन तुमने फोन ही नहीं उठाया। सॉरी फुप्पू, दरअसल मैं एक जरूरी मीटिंग में था, उसने माजरत ख्वाह अंदाज में कहा। जैसे ही मुझे वाक़े की इत्ला मिली मैं फौरन यहाँ आ गया। हमें इस मुसीबत से निकालो फहीम। वो बोली, कुछ भी करो। पप्पू पहले खुद को पुरसुकून करें, फहीम हसन ने कहा। मुझसे जो कुछ हो सका मैं करूँगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आजकल तशद्दुद के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए ऊपर से बहुत सख्ती है। फहीम बेटे, तुम ही अपनी फुप्पू को समझाओ, वासिफ नियाजी बोले। ये अपने गुस्से पर कंट्रोल रखा करे। अंकल ठीक कह रहे हैं, आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखा करें, फहीम ने उससे कहा। तुम जानती हो कि मैं अपनी कार हमेशा नीट एंड क्लीन रखती हूँ, इस पर ज़रा सी खराश भी बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन गलती भी तो आपकी थी फुप्पू जान, फहीम ने कहा। अब अगर आप इस मुसीबत से निकलना चाहती हैं तो फिर एक ही तरीका है। वो क्या? वासिफ नियाजी ने इस्तिफसार किया। अगर फुप्पू इस लड़की से माफ़ी मांग ले और उन्हें मुकदमा वापस लेने पर राज़ी कर लें तो ये मसला आसानी से हल हो सकता है, फ़हीम ने मशवरा देते हुए कहा। तो आफिया के चेहरे पर इंतहाई नागवारी का तासुर उभर आया। हुन्हा माफ़ी, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। चलें, बात तो ठीक है, लेकिन क्या वो मुकदमा वापस लेने पर तैयार हो जाएंगे? वासिफ नियाजी ने पूछा। कोशिश करके देख लें। ठीक है, मैं वकील से बात करता हूँ। उन्होंने सेल फोन निकाला और वकील को कॉल करने लगे। इस वाक़े को एक रोज़ गुजर गया था, लेकिन वायरल होने वाली वीडियो हर तरफ मौजूए गुफ्तगू बनी हुई थी। दूसरे दिन शाम का वक्त था। महविश अपने कमरे में पलंग पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर उदासी थी और वो मुसलसल आज होने वाले वाक़या के बारे में सोच रही थी। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। उसकी वीडियो जो भी देखता आगे शेयर कर देता। यूँ इस वीडियो की बदौलत वो हर तरफ वायरल हो चुकी थी। उसकी सहेलियाँ आंसा और निखत भी आ गईं। महविश उनसे गले मिलकर खूब रोई और वो दोनों उसे तसल्लियाँ देती रहीं। कुछ ही देर गुजरी थी कि मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाली कुछ टीमें भी आ गईं। वो महविश का मौक़िफ़ लेना चाहती थी। उनका कहना था कि वो उसे इंसाफ दिलवाएंगी। पहले तो महविश उनसे नहीं मिलना चाहती थी, लेकिन नाना और मामू के समझाने पर वो उनसे बात करने पर राज़ी हो गई और मीडिया के सवालों के जवाबात देने शुरू कर दिए। एक रिपोर्टर के पूछने पर उसने हिचकियाँ लेते हुए सारी तफसील उसको बता दी। उसने बार बार एक ही बात कही थी कि गलती उसकी नहीं, मिसेस वासिफ की थी। अब आप क्या चाहती हैं? एक रिपोर्टर ने सवाल किया। मेरा मुतालबा है ऐसी मगरूर और ख़ुद पसंद औरतों को सज़ा मिलनी चाहिए, महविश मजबूत लहजे में बोली, ताकि आइंदा वो किसी पर तशद्दुद करने से पहले 1000 बार सोचें। क्या आप जानती हैं वो बहुत ताकतवर ख़ानदान है? जितना मर्जी ताकतवर हो, लेकिन अल्लाह से ज़्यादा नहीं, महविश के नाना फ़ौरन बोले। मेरी नवासी ने बिल्कुल ठीक कहा है, इस औरत और उसकी बेटी को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए।
अंकल, अगर उन्होंने आपसे सुलह करने की कोशिश की तो क्या आप सुलह कर लेंगे? एक और रिपोर्टर ने पूछा। वो सोच में पड़ गए। फिर चंद लम्हों बाद उन्होंने सर उठाया और बोले, इस बारे में फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता। अलबत्ता वो औरत और उसकी बेटी मीडिया पर बैठकर मेरी नवासी से माफ़ी मांग ले तो गौर किया जा सकता है। इसी तरह मुख्तलिफ सवालात करने के बाद सारे रिपोर्टर्स चले गए और सब ने महविश और उसके नाना से होने वाली गुफ्तगू अपने अपने चैनल पर चला दी। चंद ही घंटों में ये इंटरव्यू भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जो वासिफ नियाज़ी और उनकी फैमिली ने भी देखा था। इंटरव्यू के साथ वाक़े की CCTV फुटेज भी अटैच की गई थी। वासिफ नियाज़ी के जान पहचान वालों में कुछ ने उनसे अफसोस का इजहार किया तो कुछ ने हैरत का कि भाभी इतनी मगरूर और जालिम औरत है, उन्हें अब पता चल गया है। जब फरवा कॉलेज गई तो उसकी दोस्तों और दीगर लड़कियों ने भी उसे तनकीद का निशाना बनाया। वो इतनी दिलबर्दाश्ता हुई कि क्लास छोड़कर घर आ गई और घर आते ही रोना शुरू कर दिया। आफिया ने उसे चुप कराने की कोशिश की तो वो उस पर परस पड़ी। मामा, आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी इस लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाने की? वो आंसुओं को साफ करते हुए बोली। ना आप ऐसा करती, ना मुझे कॉलेज में तनकीद का निशाना बनाया जाता। जानती हैं लड़कियां कैसी कैसी बातें कर रही थीं? फरवा बेटा, मैंने ये जानबूझकर थोड़ी किया है, वो बेटी को समझाने के अंदाज में बोली। उसने मेरी गाड़ी को ख़राब किया और... मामा बस कर दें, फरवा ने तड़क कर उसकी बात काटी। गाड़ी, आपको अपनी गाड़ी की पड़ी है, मेरी रेप्यूटेशन का कोई ख्याल नहीं है आपको। काश मैं उस वक्त आपका साथ ना देती, काश मैं आपके साथ ना होती। वो बेहद बचता रही थी। आफिया ने खामोश रहना ही बेहतर समझा। वो चंद लम्हे फरवा को देखती रही, फिर कमरे से बाहर चली गई। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ पर हमजा बशीर ने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका तो वहाँ वासिफ नियाज़ी और उनके साथ खड़े आदमी को देखकर चौंक गया। जी फरमाइए, हमजा बशीर ने कहा। भाई, मेरा नाम वासिफ नियाज़ी है, वासिफ नियाज़ी ने नर्म लहजे में कहा, और ये मेरे वकील रियाज सिद्दीकी हैं। हमें आपके वालिद बशीर साहब से मिलना है। हमजा बेख्तियार चौंका, उसकी पेशानी पर बल पड़ गए और उसने तुर्शरुई से कहा, आप मेरे वालिद से किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं? अगर मुनासिब समझें तो कहीं बैठकर बातचीत करते हैं, वासिफ नियाज़ी हमजा के गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए बोले। इसी लम्हे महविश के नाना बशीर अहमद भी दरवाजे पर आ गए। कौन आया है हमजा? अब्बा, जिस औरत ने महविश पर तशद्दुद किया था उसका शौहर और वकील आए हैं। हमजा ने मुड़कर उनको बताया तो वो भी बाहर आ गए और अलैक सलैक के बाद बेटे से मुखातिब हुए। हमजा, बैठक का दरवाज़ा खोलो। उसने मुंह बनाया, ताहम उसने बाप की हिदायत पर अमल किया। चंद लम्हों के बाद वो सब बैठक में बैठ गए तो वासिफ नियाज़ी बोले, बशीर साहब, जो कुछ हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ और इसकी तलाफ़ी के लिए हाजिर हुआ हूँ। अगर आप मुकदमा वापस ले लें तो मैं इसका हर्जाना देने के लिए तैयार हूँ। क्या आपके हर्जाना देने से हमारी बेटी को जो दुख और तकलीफ पहुँची है, क्या वो ख़त्म हो जाएगी? बशीर साहब ने सवाल किया। क्या वो इस वाक़े को सारी ज़िंदगी भूल पाएगी? तभी उनके वकील ने मुदाखलत की। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जनाब, लेकिन आखिर इस मसले का कोई ना कोई तो हल निकालना ही होगा। हम आपसे सुलह करना चाहते हैं। इसी असना में हमजा आलम तैश में बोल पड़ा। किस चीज़ की सुलह? हम कोई सुलह वाला नहीं करना चाहते। इनकी बीवी ने जो कुछ किया है उसको इसका खामियाजा भुगतना होगा। अब की बार वकील चुप रहा। तभी वासिफ नियाज़ी बोले, देखो भाई, मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ, लेकिन मसले का कोई तो हल निकालना है ना। आपकी बेटी मेरी बेटी की तरह है, प्लीज़ आप इस बात को समझिए और सुलह सफाई की तरफ आइए। मैं माजरत चाहता हूँ वासिफ साहब, बशीर अहमद ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। हम ये केस वापस नहीं लेंगे। आपकी बेगम ने बहुत गलत किया है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और आप ज़रा सोचें, अगर किसी ने आपकी बेटी के साथ ऐसा किया होता तो आप क्या करते? वासिफ नियाज़ी ने उनकी बात का कोई जवाब न दिया और उठते हुए बोले, ठीक है बशीर साहब, आप इस बारे में सोचिएगा, इसमें आपका ही भला है। अभी पेशी में काफ़ी वक्त है। गोया आप मुझे धमकी दे रहे हैं। बशीर साहब भी उठकर खड़े हो गए। अस्तगफिरुल्लाह, मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं है, वासिफ नियाज़ी ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा। आपका जो भी मतलब है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। यकदम हमजा बोल पड़ा, अब आप जा सकते हैं। वासिफ नियाज़ी अपने वकील के साथ वहाँ से रुखसत हुए तो उनके चेहरों पर मायूसी के तासुरात आया थे। वो जिस मकसद के लिए आए थे उसमें नाकाम होकर जा रहे थे। महविश 4 रोज़ के बाद आज कॉलेज गई थी। उसके असातिज़ा और दोस्तों ने इस वाक़े पर उससे अफसोस का इजहार किया था। साथ ही बहुत सी लड़कियों ने उसे मशवरा भी दिया था कि वो किसी सूरत उन माँ बेटी को माफ़ ना करे, उन्हें सज़ा दिलवा कर रहे। ब्रेक टाइम में वो सब ग्राउंड में एक दरख्त के साए में बैठी बातें कर रही थीं। ये अमीर लोग अपनी दौलत और असर रसूख की बिना पर न जाने हम गरीबों को कमतर क्यों समझते हैं। तुम किसी सूरत पीछे ना हटना, वरना ऐसे लोगों की हौसला अफजाई होती रहेगी। सबा ठीक कह रही है महविश, उसकी दूसरी दोस्त ने भी ताईदन कहा। मेरा बस चले, जिस तरह इन माँ बेटी ने तुम पर सरेआम तशद्दुद किया है, मैं भी उसी तरह उनको बालों से पकड़कर सड़क पर घसीटूं। उन्होंने सुलह करने के लिए हमें हर जाने की पेशकश की है, मगर महविश बोली, मेरे नाना और मामू ने इनकार कर दिया है। बहुत अच्छा किया है, सारा बोली। इनकी जगह मैं होती तो मैं भी ऐसा ही करती। ऐसे लोगों को सज़ा दिलवाना बेहद ज़रूरी है।
महविश घर पहुंची तो उसे ममानी के जरिए मालूम हुआ कि मिसेस वासिफ उससे मिलने के लिए आई हुई हैं और इस वक्त उसकी नानी के कमरे में बैठी हैं। ये सुनकर महविश के तन बदन में जैसे आग भड़क उठी। उसने बैग सहन में पड़ी चारपाई पर रखा और गुस्सीले अंदाज में नानी के कमरे में गई, जहाँ आफिया एक कुर्सी पर विराजमान थी। उसका चेहरा सता हुआ और आंखों में वीरानी सी थी। महविश को देखते ही वो कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई। आप यहाँ क्या करने आई हैं? निकल जाएं हमारे घर से, वो गुस्से से चिल्लाई। बेटी, मैं तुमसे बात करने आई हूँ। उसकी कैफियत देखकर आफिया घबरा गई। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, महविश ने ठोस लहजे में कहा। आप बस यहाँ से चली जाएं, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। बेटी, पहले मेरी बात तो सुन लो। आफिया की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। महविश तो कुछ सुनने पर ही तैयार नहीं थी। उसने तो सोचा था कि महविश और उसके घर वालों से बात करके उन्हें किसी तरह सुलाकर मनाया जाए, लेकिन यहाँ तो कोई उसकी बात सुनने पर तैयार ही नहीं था। मैंने कहा ना, हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी, महविश ने उसी लहजे में कहा। जाए यहाँ से। वो खासी बदलिहाज हो रही थी। मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ, आफिया ने बाला आखिर कह ही दिया। जो कुछ भी हुआ गलत हुआ है। मुझे माफ़ी? महविश ने उंगली उठाकर कहा। आप माफ़ी मांगने आई हैं? क्या आपको माफ़ी का मतलब भी मालूम है? आप वो लम्हा याद करें जब आप और आपकी बेटी मुझ पर तशद्दुद कर रहे थे। मैं आप दोनों से माफ़िया मांग रही थी। हालांकि मेरी गलती भी नहीं थी, लेकिन आप दोनों उस वक्त फ़िरौन बनी हुई थी। आप दोनों ने मेरी इज्जत पामाल की, मुझे बेपर्दा किया। उस वक्त आपको अपनी अना और हैसियत का ख्याल क्यों नहीं आया था? आप यहाँ से चली जाएं, मैं किसी सूरत आप दोनों को माफ़ नहीं करूँगी। और अगर आप इस दुनिया के कानून से बच भी गई तो रोज़े क़यामत आप अल्लाह की अदालत से बच नहीं सकेंगी। वो ये कहकर अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा भी बंद कर दिया, जिसका साफ मतलब था कि वो मज़ीद कोई बात नहीं करना चाहती थी। आफिया यूं खड़ी थी जैसे किसी ने उसे पत्थर का बना दिया हो। महविश का एक एक लफ्ज़ किसी बर्छी की तरह उसके दिल को चीर रहा था। रह रहकर उसे फरवा का बेबसी में डूबा हुआ चेहरा नजर आ रहा था। एक हफ्ते बाद दोनों फरीक अदालत में मौजूद थे। जज साहब ने फाइल पढ़ने के बाद सीसीटीवी फुटेज की वीडियो देखी। फिर उन्होंने आफिया के वकील को बोलने की इजाज़त दी। वकील ने उसके हक में दलाइल देने की कोशिश की और यहाँ तक कह दिया कि उसकी मौक़िला मुतासिरा फरीक से सुलह करना चाहती है और इस मद में हर्जाना भी देने को तैयार है। मगर जज ने जब महविश से पूछा तो उसने सुलह करने से साफ इनकार कर दिया। जज साहब, इन माँ बेटी ने मेरी तजलील की है, मुझे बेपर्दा करके मेरी इज़्ज़त नफ्स पामाल की है। मैं इनसे सुलह नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि इन दोनों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि आइंदा कोई अमीर अपनी दौलत के नशे में किसी गरीब को टॉर्चर ना कर सके। क्या ये आपका आखिरी फैसला है? जज साहब ने पूछा। जी जज साहब। कमरा अदालत में वासिफ नियाजी, आफिया और फरवा शर्मिंदगी से सर झुकाए बैठे थे। बाला आखिर जज साहब ने न सिर्फ उनको कैद की सज़ा सुना दी, बल्कि हर्जाना भी अदा करने का हुक्म दे दिया। अदालत के बर्खास्त होते ही पुलिस दोनों को गिरफ्तार करके जेल ले गई। इस दौरान फरवा ने बेहद शोर मचाया था। वो महविश से माफिया मांगती रही, लेकिन उसने कान ही न धरे। वासिफ नियाजी भी सर झुकाए वहाँ से चल दिए थे। अदालत के बाहर मीडिया वाले मौजूद थे। रिपोर्टर्स महविश से बातचीत करना चाह रहे थे। उनको सवालों के जवाब में महविश ने कहा, मुझे खुशी है कि मेरे साथ इंसाफ हुआ है। मुझे उम्मीद है कि लोग इस वाक़े से इबरत हासिल करेंगे और आइंदा किसी पर भी जुल्म नहीं करेंगे। शुक्रिया। ये कहकर वो अपने घर वालों के साथ चल दी। उसके चेहरे पर फतह की चमक थी।